Now we are going to discuss the Summerfield relativistic model. But before understanding the Summerfield model, we have to understand the drawbacks in the Bohr atomic model. तो मैं यहाँ मीडियम स्विच करता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। बोहर एटॉमिक मॉडल में वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बोहर एटॉमिक मॉडल इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता था। साथ ही साथ लाइन पोलराइज या अनपोलराइज इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता था। ये दो इशूज़ थे ही पहले। दूसरा मसला ये था, बोहर एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी का भी साथ, तो एक तरह से क्वांटम मॉडल को यूज़ किया हुआ है और कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए क्लासिकल मॉडल दोबारा यूज़ कर लिया। तो ये जो इशूज़ थे ही। इसके साथ इशू सबसे बड़ा ये हुआ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई तो रिजॉल्विंग पावर जो थी इंस्ट्रूमेंट की वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, और बोहर जिस लाइन को सिंगल लाइन समझ रहा था, पता ही चला कि एच अल्फा की बाल्मर सीरीज की वही लाइन एक्चुअली सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि उस एक लाइन के अंदर बहुत सारी और लाइनें मौजूद हैं। क्योंकि बोहर ने एक ही क्वांटम नंबर को एक ही ऑर्बिट से एसोसिएट किया हुआ है, तो उसके ख्याल में एक ऑर्बिट से एसोसिएट एक ही लाइन होनी चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस एक एटॉमिक नंबर से सजेस्ट से अटैच और भी एटॉमिक ऑर्बिट्स मौजूद हैं, एनर्जी लेवल मौजूद हैं, इसकी वजह से दूसरी लाइन्स भी डेवलप हो रही हैं। ये वो इश्यूज थे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको सॉल्व करने का बेड़ा जो है वो समरफील्ड ने उठाया। अब समरफील्ड ने क्या कहा, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर, मतलब जो उसका जो नजर आ रहे थे स्पेक्ट्रल लाइन, समरफील्ड ने दो मेन आइडियाज पेश किए या मॉडिफिकेशंस थी जो कि बोहर की ऑलरेडी गिवन थ्योरी में थी। तो बोहर की थ्योरी को उसने मुकम्मल रद्द नहीं किया, बल्कि उसके बोहर की थ्योरी में कुछ इंक्लूड किया। समरफील्ड के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है अराउंड न्यूक्लियस वो सर्कुलर हो जरूरी नहीं है, बल्कि वो एलिप्स भी हो सकता है, और उस एलिप्स के एक फोकस पे न्यूक्लियस मौजूद होगा और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। और जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेरी करेगी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो बहुत करीब होगा तो वेलोसिटी कुछ और होगी, जब वो फोकस से बहुत दूर होगा तो वेलोसिटी कुछ और होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज होती है और उसका मास बहुत कम होता है, तो ये वेरिएशन ऑफ स्पीड जो है वो रिलेटिविस्टिक होंगी, और इन रिलेटिविस्टिक वेरिएशन की वजह से मास जो होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन का वो भी चेंज होगा। अच्छा, इश्यूज क्या होंगे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स के लिहाज से? नाउ व्हेन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स आर परमिटेड, जैसे अलाउ कर दिया, सबसे पहली बात तो ये कि उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वेरी करेगा। दूसरी बात ये होगी कि जो एंगुलर पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की विद रिस्पेक्ट में वो भी वेरी करेगी, जैसे हम एंगल फाइ से जाहिर करते हैं। ये दो इश्यूज थे जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ये इश्यूज डेवलप होंगे। अच्छा, साथ ही साथ उसने ये कहा कि उसने एक अनदर क्वांटम नंबर सजेस्ट किया है। ये मैंने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की शेप डायग्राम की वजह से माजरत, लेकिन मैं बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहीं से बुक से ही लिए। उसने दो ऑर्बिट्स के लिए दो क्वांटम नंबर सजेस्ट किए। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो कि बोहर ने ऑलरेडी सजेस्ट किया था, और उसने अपने लिए जो नई मॉडिफिकेशन नया एजिमुथल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सजेस्ट किया एल, जो कि इसके एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता था। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू से सजेस्ट की वो हमेशा मस्ट बी फ्रॉम 0 to n, यानी जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम होगी। तो अगर n की वैल्यू ही 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन अगर n की वैल्यू 2, 3, 4 है तो उसके लिहाज से उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, यानी अगर 3 है तो 2, अगर 4 है n की वैल्यू तो उसकी वैल्यू 3 होगी। ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स हैं उनको सजेस्ट करता है। उसका जो फार्मूला उसने दिया वो ये दिया बी अपॉन है, जबकि बी जो है वो आपका सेमी ए जो है वो आपका सेमी मेजर एक्सिस है और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस है, और उसने जो फार्मूला दिया वो दिया l+1 डिवाइडेड बाय n। यानी इस लिहाज से आपको ये पता लगेगा कितना एलिप्स है, मतलब एलिप्स की भी सिंथेसिटी के लिहाज से एलिप्स की टाइप्स होती है, बहुत ज़्यादा चपटा होगा या बिल्कुल ही करीब करीब सर्कुलर होगा, तो इस लिहाज से उसने ये वैल्यू दी। अगर बी और बी अपॉन ए का रेशियो ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है एलिप्स ज़रा ज़्यादा बना हुआ है, उसका उसकी सिंथेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल, M1 एक क्वांटम नंबर n से जैसे जो है वो n पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगे जिनकी वेरिंग एसेंट्रिसिटी होंगी, कॉल्ड सब ऑर्बिट्स और सब शेल्स। ये उसने डिफाइन किया, नहीं सब शेल्स का कॉन्सेप्ट उसने दिया। एक ही क्वांटम नंबर से और भी शेल्स हो सकते हैं। आउट ऑफ n सब शेल्स
तो एक सर्कुलर होगा, बाकी तमाम के तमाम जो होंगे वो इलिप्टिकल होंगे। और उस एक जो सर्कुलर ऑर्बिट उसने एस ऑर्बिट करार दिया, उससे एस ऑर्बिटल। ये जो पॉसिबल सब ऑर्बिट थे, इनकी एनर्जी जो होगी वो स्लाइटली, बिल्कुल मामूली से डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास। और इस वेरिएशंस के नतीजे में ही उसका जो है स्पेक्ट्रल लाइन डेवलप होंगी, जो कि एक करीब करीब होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर n इक्वल टू 1 है तो सर्कुलर ऑर्बिट है, 2s है तो फिर एक जो है आपका सर्कुलर और दूसरा 2p जो है वो आपका इलिप्टिकल। इसी तरह से 3s 3p 3d सारे के सारे n इक्वल टू 3 के लिए ये वेरियस सब शेल्स हैं। अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट कर लें n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 हो गया। इस कंडीशन में देयर इज ओनली वन ऑर्बिट और सब शेल फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो व्हेन, और उसके साथ में a इक्वल टू b होगा। जब a इक्वल टू b होगा तो उसका मतलब ये एलिप्स नहीं है, बेसिकली इट इज सर्कुलर। द सबशेल इज डेजिग्नेटेड एज सबशेल, एस सबशेल, और उसको हम सर्कुलर 1s जाहिर करते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो सिमिलरली फॉर द सेकंड एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 होगी। तो जब 0 होगी तो b अपॉन ए 1 अपॉन हाफ होगा, और इस तरह से एक और इलिप्टिकल ऑर्बिट सर्कुलर के अलावा सजेस्ट होगा, और इसके लिए हम 2s ऑर्बिट डेजिग्नेट करते हैं। बेस्ड उसके समरफील्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इस तरह से En इक्वल टू me स्क्वायर Z4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट आपको मालूम है। दिस एक्सप्रेशन द सेम एज दैट ऑब्टेन्ड बाय बोहर। अगर आप गौर करें, क्योंकि एलिप्स की जो ये जो क्वेश्चन निकाली है उसने, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो बोहर की है। तो इसका मतलब तो ये आता है कि अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स की वजह से कोई नए एनर्जी लेवल डेवलप नहीं होने चाहिए, न्यू ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन नजर ऐसा आ रहा है कि एक फेलियर है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट हो, अगर उनका साइन मेजर एक्सिस और सर्कुलर ऑर्बिट का आपका जो है वो रेडियस अगर सेम हो तो एनर्जी सेम होती है। लेकिन हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, बल्कि हम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। और इस तेज़ी से स्पीड होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो वेरिएशन होंगे वो नॉर्मल वेरिएशन नहीं होंगे, बल्कि रिलेटिविस्टिक वेरिएशन होंगे। और उसके नतीजे में जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास चेंज होगा वेलोसिटी के लिहाज से, और इसकी वजह से इश्यूज भी डेवलप होंगे। सबसे पहले उसने कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत करीब आएगा न्यूक्लियस के, तो उसकी जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी, और उस वक्त उसका इलेक्ट्रिक मास थोड़ा ज़्यादा होगा। जब वो उसकी स्पीड कम होगी तो उसकी मास कम होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक स्पीड की वजह से उसका इलेक्ट्रिक मास भी कम होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट मास रखेगा इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से ही नई लाइंस डेवलप होंगी। अच्छा होगा ये कि इस कंडीशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर वापस नहीं आएगा, बल्कि एक तरह का वो प्रिसिसिंग एलिप्स बनाएगा, जिसे हम रोसेटे कहते हैं। और ये इसकी खास बात थी जो कि समरफील्ड ने डिफाइन की थी। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? तो ड्रॉबैक्स ये हैं कि समरफील्ड मॉडिफिकेशन ने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तो दे दिया फाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेकिन करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर नहीं होने। उसके ख्याल में 2-3 उन्हें पता चला कि जब हमने उसको रिजॉल्व किया तो पता चला कि 3-4 लाइनें। इसके अलावा दूसरा इशू ये था कि ये कभी नहीं कुछ भी नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट कैसी होगी उन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में। और साथ ही साथ अल्कली मेटल्स के जो और लेवल से एटॉमिक ऑर्बिट उसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में वो नहीं बता सका। और इसके अलावा जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई किए तो उसके बारे में भी उसने कुछ भी नहीं बताया कि जीमान इफेक्ट जो स्प्लिटिंग है लाइन की, उसके बारे में कोई आइडिया या मॉडल नहीं था। और इसके अलावा इंटेंसिटीज़ का जो इशू था बोहर का, वो उसके साथ भी था। इसके बावजूद बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को बहुत थॉरली उसने एक्सप्लेन किया। सम हाउ बहुत जल्दी उसका जो मॉडल था वो फेल हो गया, लेकिन बहरहाल एक अच्छी काबिल थी। इसके साथ ही ये हम समरफील्ड मॉडल का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर किसी किस्म का सवाल हो तो हम एक क्लास जो है क्लास डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम लाइव डिस्कशन करेंगे, तो जो भी सवाल है वो लिख के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।